1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा में सत्र की शुरुआत होगी और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के नेता विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखेंगे। कई सारे प्रश्न भी उठाए जाएंगे और जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मौका भी, जब कार्रवाई चलती है विधानसभा की तो मौका मिलता है पटल पर अपनी बात रखने का, और हंगामा भी कई बार देखने को मिलता है। पक्ष विपक्ष में वाद विवाद कई बार देखने को मिलता है। तो कई मुद्दों को लेकर इस बार संसद का जो ये सत्र है विधानसभा का, वो गर्म होता हुआ भी आपको नजर आएगा। 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा के सत्र को शुरू किया जाएगा। राज्यपाल ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बहुत सारे मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जिनकी वजह से सत्र जो है एक तरफ जहां वाद विवाद देखने को मिलेगा और सत्र गर्म होता हुआ भी नजर आएगा। देखिए नंदी, बिल्कुल 16वीं विधानसभा का जो चतुर्थ सत्र है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। राज्यपाल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और करीब 2 सप्ताह का सत्र रहने वाला है। इस दौरान कई विधेयक भी पटल पर लाए जाएंगे, पारित भी किए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सही है क्योंकि इस दौरान तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तैयारी विपक्ष पहले से कर रहा है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। तो वहीं पार्टी ने भी जो सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, कई ऐसे मुद्दे जो हाल ही में उठे हैं उनकी गूंज विधानसभा में जरूर सुनाई देगी। चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसका भी यह मामला सामने आएगा। इसके साथ ही SIR का मुद्दा जो केंद्र में चल रहा है उसका मुद्दा भी यहाँ का विधानसभा उसकी झलकियां देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पानी को लेकर यहाँ मुद्दा चल रहा है उसकी भी देखने को मिलेगी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष पूरी दमदारी के साथ अपने सदन में रखेगा। तमाम जानकारियों के लिए। तो 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई, सभी की नजरें बनी हुई है। पक्ष और विपक्ष के बीच किन किन मुद्दों को लेकर बहस होती है। वहीं कांग्रेस के निलंबित नेता अमीन खान की घर वापसी। कांग्रेस ने अमीन खान का निष्कासन वापस लिया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आदेश जारी किए। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते निष्कासन का आदेश दिया गया था, लेकिन अब अमीन खान को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित करने की जो कार्रवाई है उसे वापस ले लिया है। और अमीन खान की अब एक तरीके से इसे घर वापसी आप कह सकते हैं। आपको बता दें, हरीश चौधरी कैंप के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अमीन खान पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर हरीश चौधरी कैडर के जो नेता हैं वो काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। और अब ये फैसला सुखजिंदर सिंह रंधावा का कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि पहले एक तरफ कार्रवाई करते हैं आप, अमीन खान के खिलाफ विरोध का माहौल बनता है, और उसके बाद ऐसा क्या होता है कि ये जो कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। और इसी बीच भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई है। पूर्व राजनायक तरनजीत सिंह संधू की बैठक। अब इस बैठक को लेकर लगाए जा रहे हैं कई कयास। दरअसल संधू रह चुके हैं 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत। करीब 35 साल के करियर में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में संधू ने बड़ी भूमिका अदा की है। तो अब जब अमेरिका और भारत के बीच ये टैरिफ विवाद लगातार बढ़ रहा है, टैरिफ विवाद को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर ने संधू से बात की है। संधू जो हैं अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो अब उनसे हो सकता है सलाह मशवरा किया जा रहा हो कि आगे और क्या किया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की पूर्व राजनायक तरनजीत सिंह संधू के साथ बैठक हुई है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो अब इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका, चूंकि भारत का एक तरीके से आप कहिए रिश्ते हमेशा अमेरिका से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका के संबंध चूंकि रशिया से अच्छे नहीं है, जिसका असर वो भारत पर डालना चाहता है,
तो अब ऐसे में अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से निपटने की भी तैयारी भारत लगातार कर रहा है। वहीं बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एसआईआर पर चुनाव आयोग का जो रुख है वो सही ठहराया गया है। आधार कार्ड को निर्णायक सबूत माने जाने पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है। एसआईआर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आधार कार्ड को निर्णायक सबूत माने जाने को लेकर आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने माना आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं। लगातार बिहार एसआईआर मुद्दे को लेकर सरगर्मी तेज है। विपक्ष लगातार सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अब इसी बीच ये जो मुद्दा है वो कोर्ट में पहुंचा है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार विवादास्पद बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बरस रहा है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। जब से पार्लियामेंट 64 आवर्स एंड 25 मिनट्स, आप बोलिए वर्किंग डेज, ये आप बोलिए ये हाउस को बंधक बनाने के बराबर है कि नहीं है? ये एक तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट करने का सवाल है कि नहीं है? और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो। इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाएं और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपंज्ड। Honorable members, regarding notices 267, Honorable Deputy Chairman in the morning has already given his ruling. So therefore, those matters under notice 267 are not held cognizable. As regards matters that were raised that is not part of the bill has already been introduced by the Honorable Minister. He had started his introduction. Therefore, any matters that do not pertain to the specific bill under consideration of this House do not form part of the record. I have given my ruling. Honorable Minister. सर, आज राज्यसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल्स और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो विषय पर एक साथ में हम चर्चा करना चाहेंगे। और डिप्टी चेयरमैन सर, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजसमंद एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कालेसरिया पंचायत में 2 व्यक्ति ट्रैप किए गए हैं। ग्राम सचिव जसराज और निजी व्यक्ति तोलाराम ट्रैप किए गए हैं। 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी एसपी हिम्मत सिंह चरण के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो राजसमंद एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। कालेसरिया पंचायत में 2 व्यक्ति ट्रैप किए गए हैं। रिश्वतखोरी का ये मामला, ग्राम सचिव जसराज और निजी व्यक्ति तोलाराम ट्रैप हुआ है। 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसे लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का विपक्ष पर निशाना। दिल्ली स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की और विपक्ष के हंगामे पर मदन राठौर ने निशाना साधा है। एसआईआर के मुद्दे पर बोले मदन राठौर, नियम प्रक्रिया के तहत सदन में विषय उठाए जाएं तो चर्चा होती है, निष्पक्ष रूप से सदन चले ये अच्छी बात है, लेकिन यहां पर विपक्ष का जो हंगामा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई भी विषय सदन में उठाया जाता है तो उस पर चर्चा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में कामकाज नहीं हो। हालांकि काम तो सरकार तो अपने बिल पास करवा रही है, सरकार तो अपना काम करवा रही है, लेकिन विपक्ष जो हंगामा कर रहा है केवल एसआईआर को लेकर के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा करना नहीं चाहिए, डिबेट करें, साथ में बैठ करके चर्चा करें। अच्छा, नियम प्रक्रिया के तहत यदि कोई भी विषय सदन में उठाया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, लेकिन वो अनर्गल 267 में हर समय जब शून्यकाल होता है तब वो उठा लेते हैं और उसमें भी और प्रक्रिया के तहत नहीं उठाते। जल्दबाजी में कुछ भी और लिख करके दे दिया तो खारिज होना है, जो हो रहा है। एसआईआर की बात करें तो देखिए ये एक नियमित प्रक्रिया है। तो सभी जानते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, हर बार होता है।
नया व्यक्ति जो नौजवान है और 18 वर्ष उम्र उसने पार कर ली है, 18 वर्ष से बड़ा हो गया तो मतदाता सूची में उसका नाम लिखा जाएगा। और अब खबर अलवर से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंगलवार को अलवर पहुंचे और अपने कार्यालय पर जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होकर आमजन की समस्याओं को सुना। उन्होंने इस दौरान निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के तुरंत उनसे बातचीत की, वार्ता की। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने अमेरिका और भारत की राजनीति और कानून व्यवस्था पर अपनी राय रखते हुए कहा कि अमेरिका का वातावरण, जनसंख्या, पर्यावरण और क्षेत्रफल भारत से अलग है। वहीं भारत सूखा, बाढ़, गर्मी और सर्दी जैसी चुनौतियों से प्रभावित रहता है। इसके बावजूद भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारे पास मजबूत मानव संसाधन भी हैं। वहीं उन्होंने अलवर पुलिस के रवैये पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यहां की पुलिस निर्दोषों को पकड़कर पीट रही है और खुद अपने इकबाल को खत्म कर रही है। अमित सैनी आत्महत्या मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार निगरानी रख रही है और वो स्वयं ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस महासचिव दीनबंधु शर्मा की सक्रियता का जिक्र करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि उनके पद से हटाए जाने की जानकारी उन्हें नहीं है। सीटीएच टाइगर रिजर्व विवाद पर जूली ने रिएक्शन दिया है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है, ये कहते नजर आए, क्योंकि यहां 50 से अधिक बाघ मौजूद हैं। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं टीकाराम जूली ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के सामने तथ्य आने के बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर ही फैसला लेने की बात कही है। बहुत सी चीजें हैं। देखिए, अमेरिका हमसे आबादी में 5 गुना छोटा है। हम लगभग 150 करोड़ पे हैं, वो 30 करोड़ पे हैं। और उनका जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमसे 3 गुना बड़ा है। और वहाँ का अगर मौसम की, पर्यावरण की बात करें तो उससे भी उनको काफी मदद मिलती है। हमारे यहाँ पे कई परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ सूखा भी पड़ता है, हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है, हमारे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो सर्दी भी कई जगह बहुत ज्यादा होती है। कई प्रकार का एनवायरनमेंट है, उसको हम देखते हुए हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो कहीं कोई कम नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो अमेरिका जिस प्रकार से विकसित देश है और सब लोग कानून को फॉलो करते हैं, अभी एजुकेशन के भी वहाँ में हमारे यहाँ में काफी अंतर है, तो अभी समय लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के पास मानव संसाधन है, हमारे पास हो सकती है जो अमेरिका के पास आज नहीं है। वो हर चीज पे मानव संसाधन के मामले में दूसरों के ऊपर। वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक्टिवा सवार युवक का हुआ लूट का शिकार। बाइक सवार 3 लुटेरों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। लूट की नियत से युवक के साथ मारपीट कर वारदात को अंजाम दिया गया है। मारपीट कर लुटेरे मोबाइल और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। मारपीट के बाद गुजरात निवासी युवक का घायल हो गया। घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों के खौफ से लोगों में अब दहशत का माहौल नजर आ रहा है। मार के पैसा वैसा सब लेके चले गए। कहाँ जा रहे थे आप? खाने करी आबू में ऐसा हुआ। मैं आप कहाँ जा रहे थे? मैं अहमदाबाद जा रहा। क्या मोटरसाइकिल पे थे, किस पे थे? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर स्कूली छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य रैली निकाली है। रैली शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में निकाली गई। रैली की शुरुआत गांधी चौक से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे उत्साह और देश प्रेम का नज़ारा देखने को मिला है। रैली को स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। रैली के अंत में शिक्षकों ने छात्रों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताया और सभी को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की शपथ दिलाई। और अब खबर 12 से है, जहां पर नगर परिषद की ओर से डोल मेला में झूला बाजार की जगह से आवंटन को लेकर टेंडर खोले गए हैं। ये टेंडर अब तक की रिकॉर्ड राशि करीब 75.20 लाख रुपए में हुआ है, जिससे नगर परिषद को अकेले झूला बाजार से ही सर्वाधिक आय मिलने की उम्मीद है। वहीं कुछ झूला व्यापारियों ने टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए हैं। परिषद अधिकारियों द्वारा धांधली कर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्धारित समय से पूर्व ही टेंडर खोल दिए गए हैं। और अब खबर डीडवाना से है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें
पीएम श्री राजकीय विद्यालय के छात्राओं ने रैली निकाली। इससे पूर्व छात्राओं को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा, देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। रैली में छात्राओं ने तिरंगा झंडा और संदेश लिखी तख्तियों के साथ नारे लगाते हुए भाग लिया। रणथंभौर नेशनल पार्क से खबर है। मध्य प्रदेश के कूनो से चीता पहुंचा राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास बालेर गांव में। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे बालेर में चीता आने से दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम ने चीता का रेस्क्यू किया। चीता बालेर गांव के बाड़े में घुसा था। तो ये मध्य प्रदेश के कूनो से चीता रणथंभौर पहुंच गया, जहां पर लोगों में दहशत भी फैली। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास बालेर गांव में चीते की मूवमेंट यहां पर देखी गई, जिसके बाद अब चीते को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो भारत में इस समय चीतों की संख्या को बढ़ाने को लेकर कार्य हो रहा है, अभियान चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीता खत्म हो गया था देश से, और अब दूसरे देशों से चीते मंगवाए गए और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा गया और अब ये राजस्थान पहुंच गया। और अब खबर राजसमंद से है, जहां पर लापरवाही के आरोप में निलंबित किए हेड कांस्टेबल पूरन सिंह चौहान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ज्वेलरी व्यापारी खूबचंद की मौत की प्रारंभिक जांच के बाद 3 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल समेत कुल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था, जबकि मामले की जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक ओम सिंह को सुरक्षित रखा गया। जांच अधिकारी को बचाने के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों ने अपने स्तर पर फैसले लिए, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल्लाखेड़ी और आसपास के इलाकों में पूरन सिंह के निधन की खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां पर मोबाइल स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों पर पुलिस ने जोरदार प्रहार करते हुए महज 48 घंटे में वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाश नफीस और न्यूमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और मोबाइल बरामद की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं जयपुर के जम्वा रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार। तेज रफ्तार प्राइवेट नंबर कार ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। कार में सवार एक महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। नेशनल हाईवे पर यहां पर जाम लग गया है। तो जयपुर के जम्वा रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और अब खबर कोटा से, जहां पर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। करण की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन आईसीयू स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हंगामे की सूचना पर सीआई और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं। हंगामे को देखते हुए पुलिस और आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं टोक्यो नियारा से खबर है, जहां पर बनेठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की नसबंदी हुई फेल। मामले में बनेठा स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है। नसबंदी हुई महिला कैलाशी देवी बनी मां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेठा में इस महिला की नसबंदी हुई थी और अब स्वास्थ्य केंद्र की इस लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी वाले लेगी बनेटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। बनेटा में और बनेटा ले गई आंगनबाड़ी वाली और नसबंदी करवाई। मेरी नसबंदी बाद में बालक लग गया, बच्चा हो गया और ऑपरेशन का नसबंदी करवाई और वहीं बच्चा हुई। और अब खबर दौसा से है, जहां पर नकली पिस्टल के साथ युवक को रील बनाना पड़ा भारी। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। विजेंद्र उर्फ मुरली मीणा को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने फिर से इस तरह का वीडियो ना बनाने की बात कही है। पुलिस ने युवक का वीडियो जारी किया। पुलिस ऐसे वीडियो पर अपनी पैनी नजर रख रही है।
तो ये वीडियो दौसा का है। ऐसे वीडियो पर अब लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है, जहाँ पर इस तरीके से वेपन्स को दिखाकर वीडियो बनाई जाती है। तो एक नकली हथियार हालांकि वीडियो में दिखाया गया था, लेकिन पुलिस ने अब युवक को पकड़ा और ये युवक कान पकड़कर माफ़ी मांगता नज़र आ रहा है। इससे ये सीख मिलती है कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से आपको इस तरह सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगने की नौबत आ जाए। ये वो वीडियो है जो इस युवक का वायरल हुआ था और अब पुलिस ने इस युवक का से ऑनलाइन माफ़ीनामा अपलोड करवाया है। और अब आपको लेकर चलते दिल्ली, जहां पर मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जिसके कारण ये संभव हो पाया और जिसके कारण ये विषय इतना आगे चला। एक लास्ट वाला बुलेट पॉइंट आप देखना, बहुत आपको खुशी होगी। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे कह सकें कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चिप डिज़ाइन करना बहुत कम है। और जिन देशों में है ये कैपेबिलिटी, उसमें भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में ये कैपेबिलिटी है। भारत में अब ये कैपेबिलिटी बड़े परिमाण में स्टार्ट हो गई है। और अभी हाल ही में जिन 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की फैसिलिटी क्रिएट की, उनमें से 17 इंस्टीट्यूशंस ने 20 चिप्स स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की, जो कि मोहाली की जो सेमीकंडक्टर लैब है उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप सोचो, कॉलेज का स्टूडेंट अगर बोले, अपने सीवी में लिखे, अपने एक्सपीरियंस में बोले कि मैंने चिप डिज़ाइन की और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, कितनी बड़ी देश की क्षमता बनती है। बहुत ये प्रधानमंत्री जी का इतना क्लियर फोकस, क्लियर विजन, इतना फार साइटेड काम है जो देश को कई कई दशकों तक इसका लाभ मिलेगा। मैं साथियों आप सबको इनवाइट भी करना चाहूँगा सेमिकॉन इंडिया 2025, जो कि 2 तारीख से 4 सितंबर के बीच में होगा, यशोभूमि में है। और इस बार इसमें 3 देश पार्टनर बन रहे हैं, मलेशिया, जापान और सिंगापुर। डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ, 4 एक्चुअली, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया, 4 देश इसमें पार्टनर बन रहे हैं सेमिकॉन इंडिया के प्रोग्राम में। सभी इकोसिस्टम प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, और वर्कशॉप्स हैं इसमें, कस्टमर मीट्स हैं, मेंटोरिंग कैंप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट कैंप्स हैं और स्टार्टअप पेविलियन भी है। तो आप सबका भी स्वागत है सेमिकॉन इंडिया 2025 के इस इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम में। ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश की फाउंडेशन बनाने वाला सेक्टर होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक 3rd टर्म में बड़े फैसले लिए हैं। करीब 2,30,000 करोड़ रुपए के फैसले इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में लिए गए। मैं आता हूं साथियों दूसरे विषय पे। दूसरा है लखनऊ मेट्रो का फेज 1B। ये फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है। ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी